हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, एंड दैट इज अ टोटल इनकम एडजस्टमेंट वीडियो। आप सभी को पता होगा कि आपका जो पेपर फॉर्मेट है सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का पेपर 4 का, उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा हमेशा एमसीक्यू को छोड़कर 30 मार्क्स वाला एमसीक्यू को साइड में कर दो। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है 70 मार्क्स वाला, उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा कंपलसरी क्वेश्चन होता है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको अटेम्प्ट करना ही है, वो आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो। बाकी पूरा का पूरा पेपर आप एक आध क्वेश्चन ऑप्शन में निकाल सकते हो, पहला क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा टोटल इनकम के कंप्यूटेशन पर होता है, साथ साथ में कभी कभी टैक्स लायबिलिटी या टैक्स पेएबल भी निकालना होता है। अब उसके अंदर जो है वो सारे के सारे पीजीबीपी के मोस्टली एडजस्टमेंट्स होते हैं, और पीजीबीपी के साथ साथ कुछ और भी रिलेटेड टॉपिक्स जो होते हैं उसके अंदर इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट करता है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने की जो कोशिश की है, इसके अंदर मैंने 100 से ज्यादा एडजस्टमेंट्स कवर किए हैं। जिसके अंदर मैंने क्या क्या कवर किया है मैं आपको बताता हूं। आईसीआई मटेरियल में जितने क्वेश्चन है उसमें जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थे वो सारे कवर किए हैं, प्लस लास्ट 10 अटेम्प्ट के पेपर जो आईसीआई के है, और लास्ट 10 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर है, और लास्ट 10 अटेम्प्ट के आरटीपीस है, वो सारे के सारे इसमें कवर करने की कोशिश की है। और यहां पर सिर्फ पीजीबीपी के एडजस्टमेंट्स नहीं कवर्ड है, यहां पर चैप्टर 6A के भी एडजस्टमेंट्स कवर्ड है, यहां पर आईएफओएस के भी कवर्ड है, कैपिटल गेन्स के भी कवर्ड है, और साथ साथ में यहां पर न्यू रेजीम, ओल्ड रेजीम, उनसे रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस भी यहां पर हमने कवर करने की कोशिश की है। इन शॉर्ट मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपने इस एडजस्टमेंट वीडियो को अच्छे से देखा, जो लगभग 1-1.25 घंटे का होगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, इसको अगर आपने अच्छे से देखा, इसके ऊपर अच्छे से आपने अगर प्रैक्टिस की, इस पे अच्छे से फोकस किया, तो बिलीव मी आप लोगों का पहला क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर 10 एडजस्टमेंट एग्जाम में आते हैं तो 8 एडजस्टमेंट इसी में से रिपीट होंगे 100%। 2 एडजस्टमेंट नए हो सकते हैं, उतना एडवांटेज तो हमें इंस्टीट्यूट को भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में लगा दूंगा। आप नीचे से मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स डालते रहते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में हमारे स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं, जिसमें मैं भी उनका पार्ट लेता हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट यहां पर जो हमारे सामने है कि क्वेश्चन के अंदर क्या आ सकता है। क्रेडिटर्स ने कुछ वेव ऑफ कर दिया है, क्रेडिटर्स ने वेव ऑफ कर दिया है तो वो आपकी डीम्ड इनकम मानी जाती है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंदर। उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, अगर लेकिन वो ऑलरेडी पीएनएल में क्रेडिटेड है तो फिर उसको इग्नोर कर दो, और अगर पीएनएल में क्रेडिटेड नहीं है तो फिर उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकंड वाला, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। देखो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो प्रोविडेंट फंड को आपको पे करना होता है। कब तक पे करना होता है? अगर पीजीबीपी में डिडक्शन चाहिए तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे करो, एज पर 43B। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक भर दोगे तो भी चलेगा। लेकिन जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत फेमस एडजस्टमेंट है, बहुत बार इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता रहता है। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन आपको अगले महीने की 15 तारीख तक भरना होता है, तो ही डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 है। मैंने यहां पर सेक्शन के साथ डाला है, अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। सेक्शन नंबर भी एग्जाम में लिख के आना अगर हो सकता है, तो अगर नहीं याद है तो मत लिखना, इट्स ओके, लेकिन गलत सेक्शन बिल्कुल भी मत लिखना। तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन क्या होता है? पहले एम्प्लॉयर की इनकम बनती है और फिर अगले महीने की 15 तारीख तक भरोगे तो ही डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के लिए आपके पास ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक का समय नहीं है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आपको टीडीएस का इंप्लीकेशन बहुत गौर से चेक करना चाहिए। उसमें भी जब आप नॉन रेसिडेंट को पे करते हो ना, तो नॉन रेसिडेंट के केस में आपको चेक करना चाहिए कि नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी तो ही टीडीएस काटो, नहीं तो जबरदस्ती टीडीएस काटना जरूरी नहीं है। नॉन रेसिडेंट के केस में सामने वाले की इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स होना चाहिए तो ही टीडीएस कटता है, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटता है। तो आपको टीडीएस का इंप्लीकेशन बहुत ध्यान से देखना चाहिए। टीडीएस में आपको क्या चेक करना चाहिए कि एसएससी ने 31 मार्च तक डिडक्ट कर लिया क्या? डिडक्ट तो 31 मार्च तक ही करना है, और पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक करोगे तो भी चलेगा। अगर 31 मार्च तक डिडक्ट नहीं किया, खर्चा डिसअलाउ, या 31 मार्च तक डिडक्ट कर दिया लेकिन पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं किया,
तो भी खर्चा आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अब उसमें भी आपको एक और चीज चेक करनी पड़ेगी कि अगर रेजिडेंट को पे कर रहे हो तो 30% डिसअलाउ होगा, और अगर नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो तो 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। वो चीज दिमाग में रखना। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट बहुत फेमस एडजस्टमेंट है कि हर 3 साल में आप अपने वर्कर्स का ना परफॉर्मेंस चेक करते हो और वेज रिवीजन करके उनको एक वेज रिवीजन के तौर पे, एक वेज के तौर पे एक एक्स्ट्रा वेजेस देते हो। तो उसके लिए आप प्रोविजन करते हो। हर 3 साल में आप अपने वर्कर्स को पूछते हो क्या किया आपने, कितना परफॉर्मेंस दिया, क्या दिया, अच्छा परफॉर्मेंस है तो उनको वेजेस में कुछ इंक्रीमेंट देते हो, उसके लिए एक प्रोविजन करते हो। तो क्या वो फेयर एस्टीमेट होता है? वो फेयर एस्टीमेट है। कंपनी की पॉलिसी है, सालों से चल रहा है। हर 3 साल बाद कंपनी ऐसे करती है, कंपनी उसके बाद में एक प्रोविजन मारती है और उस प्रोविजन के ऊपर कंपनी को डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उस पर डिडक्शन मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यू कैन टेक द डिडक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट। नेक्स्ट वाला, अगर आपने लोन लिया फॉर फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट के लोन लिया और फिक्स्ड असेट पुट टू यूज नहीं किया तो क्या करोगे? अगर आपने लोन लिया, फिक्स्ड असेट पुट टू यूज नहीं किया, आपने अप्रैल में लोन लिया और आपने पुट टू यूज कभी किया, अक्टूबर में पुट टू यूज किया, तो जब तक आप लोन पुट टू यूज नहीं करते हो, असेट पुट टू यूज नहीं करते हो, तो उसके इंटरेस्ट का क्या करोगे? आप कैपिटलाइज कर दोगे, असेट को कैपिटलाइज कर दोगे। कब तक? जब तक आप पुट टू यूज नहीं करते हो, जब तक आप यूज नहीं करते हो, तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा और उस इंटरेस्ट के ऊपर आप क्या करोगे? नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हो अगर आप मैन्युफैक्चरर और पावर जनरेटिंग एसोसी हो, और अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको उसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, साथ साथ में आपको यह भी चेक करना है कि एसेट लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हुआ है या मोर देन इक्वल टू 180 डेज पुट टू यूज हुआ है। अगर लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हुआ है तो फिर आपको 50% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी 50%, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 50%। साथ साथ में आपको यह भी चेक करना है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है, ये जो नए रेजिम्स आए ना, 115 BAC सबसेक्शन 1A, 115 BAA, 115 BAB, 115 BAD, 115 BAE, इन सब में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रोविजन की तरफ। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, 80JJAA। 80JJAA का बहुत ही फेमस एडजस्टमेंट है। इंस्टीट्यूट टोटल इनकम के क्वेश्चन में हर दूसरा क्वेश्चन टोटल इनकम का 80JJAA के ऊपर पूछता रहता है। 80JJAA के अंदर आपको चेक करना है कि क्या नए एम्प्लॉइज हायर हुए कंपनी के अंदर। अगर नए एम्प्लॉइज को हायर किया है तो आपको बहुत सारे कंडीशन चेक करना है। सबसे पहले उनका एमोल्यूमेंट, उनकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपया पर मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट होना चाहिए। तीसरा, वो 240 दिन के लिए कम से कम एम्प्लॉयड होना चाहिए। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल, लेदर और फुटवेयर बिजनेस है, अपैरल, लेदर और फुटवेयर बिजनेस दिखता है तो 150 दिन भी एम्प्लॉय हो जाएंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब बिजनेस के लिए 240 दिन कम से कम एम्प्लॉय होना जरूरी है, लेकिन ये 3 बिजनेस के लिए 150 दिन भी चल जाएगा। साथ साथ में टैक्स ऑडिट करवाता है क्या एसएससी? अगर टैक्स ऑडिट नहीं करवाता है तो 80JJAA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80JJAA का बेनिफिट सिर्फ टैक्स ऑडिट करवाने वालों को मिलता है। साथ साथ में अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आपको ऑनलाइन मोड से पे करना पड़ेगा, 4 मोड से, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस और सच एज इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ये जो 80JJAA है ना, ये आपको न्यू रेजीम में भी मिलता है, 115 BAA में भी मिलता है, BAB में मिलता है, BAC में मिलता है, BAD में मिलता है, BAE में मिलता है। ये सारे सेक्शंस में भी आपको 80JJAA का बेनिफिट मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है। साथ साथ में अगर आपने कैश में पे किया, किस में पे किया? कैश में पे किया, तो फिर आपको 40A3 में भी उसका डिसअलावेंस करना पड़ेगा पीजीबीपी में, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी कैश में देते हो तो 80JJAA तो छोड़ो, आपको पीजीबीपी का नॉर्मल डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, वहां पर भी आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा अंडर द इनकम टैक्स लॉ। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 8वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपने कोई लाइसेंस खरीदा, नो हाउ खरीदा, ये तो आपका इंटेंजिबल एसेट हो गया। आपने लाइसेंस खरीद के, इंस्टीट्यूट क्या करता है, बहुत बार लाइसेंस खरीदता है और पीएनएल में डेबिट कर देता है, तो आपको सबसे पहले उसको एड बैक करना है। वो कोई खर्चा नहीं है, वो इंटेंजिबल एसेट है। एड बैक करके उस पर 25% डेप्रिसिएशन लेना है आपको। अगर मोर देन 180 डेज यूज हुआ है तो 25% और लेस देन 180 डेज यूज हुआ है तो 2.5%, 50% लोगे आप। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है। रोड ट्रांसपोर्टर को आप 35,000 रुपीज तक भी कैश दे सकते हो। इट इज अलाउड एज पर 40A3। जनरली आप 10,000 रुपए के ऊपर कैश नहीं पे करना चाहिए आपको। 10,000 रुपए के ऊपर किसी को पे कर रहे हो एक दिन में एक बंदे को, तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस सच इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे करना चाहिए। बैरर चेक भी नहीं चलता है, क्रॉस चेक भी नहीं चलता है, सिर्फ अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड सरकार ने प्रिस्क्राइब किए वो है। लेकिन रोड ट्रांसपोर्टर वालों को आप
35,000 रुपए तक भी कैश दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी पे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स पे किया तो नॉर्मल प्रोविजन में तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। 115BAA में भी हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन जब आप 115BAB फॉलो करोगे ना, 115BAB, वहां आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन नहीं मिलेगा 115BAB में, अगर आप नॉर्मल रेट पे टैक्स भर रहे हो। नॉर्मल रेट, अगर कोई स्पेशल रेट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉर्मल रेट एप्लीकेबल है, तो 115BAB में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। डिविडेंड के ऊपर जो डिडक्शन मिलता है ना आपको इंटरेस्ट का 20% तक का, लोन लो, इन्वेस्ट करो तो 20% तक का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का, वो भी नहीं मिलेगा। 115BAB में आपको ये कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, ये चीज दिमाग में रखना, इस पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाता है बहुत सारे। नेक्स्ट वाला, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो, 3512 को डोनेशन देते हो, 3512 में कौन है? साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। 3513 स्टैटिस्टिकल रिसर्च एसोसिएशन सोशल साइंस। 3512 है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च कंपनी। 3528 IIT नेशनल लेबोरेटरी। इन सबको डोनेशन देते हो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा नॉर्मल रेजिम में। लेकिन 115BAA, BAB, BSc, BAD, BAE इन सब जगहों पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन 3511 और 3514 का डिडक्शन आपको न्यू रेजिम में भी मिलेगा। ये चीज याद रखना, नवंबर 24 पे इस पे क्वेश्चन आया था MCQ के अंदर कि अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इन हाउस रिसर्च कर रहे हो 3511 और 3514 में रेवेन्यू खर्चा कर रहे हो बिजनेस के ऊपर, कैपिटल खर्चा कर रहे हो बिजनेस में, तो वो आपको न्यू रेजिम में भी उसका डिडक्शन मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन, जब भी क्वेश्चन के अंदर 31 जनवरी 2018 की FMV दी होगी, समझ लेना क्वेश्चन इज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। 112A ग्रैंडफादरिंग क्लॉज एप्लीकेबल है, उसमें आपको 31 जनवरी 2018 की FMV निकाल के आपको असेट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। FMV कैसे निकालेंगे सर? अगर लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड शेयर और लिस्टेड यूनिट है, तो 31 जनवरी की जो हाईएस्ट मार्केट वैल्यू होगी वो लोगे, और अगर 31 जनवरी को स्टॉक ट्रेडेड नहीं है तो उसके पिछले दिन का लोगे, 30th का, 29 का, 28 का, जब भी स्टॉक ट्रेडेड है। अगर अनलिस्टेड यूनिट है तो उसका नेट एसेट वैल्यू ले लोगे 31 जनवरी का, और अगर अनलिस्टेड शेयर है 31 जनवरी का तो आपको 31 जनवरी तक, मतलब 2017-18 तक आपको उसको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। और 2017-18 का इंडेक्सेशन क्या है? 272। मान लो 2001 में खरीदा था और 2017-18 तक का इंडेक्सेशन करना है, तो कॉस्ट जो भी उसका कॉस्ट होगा, मान लो 10 लाख कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 272 डिवाइडेड बाय 100, आपको मिल जाएगा 31 जनवरी 2018 की वैल्यू। ठीक है, उस हिसाब से आपको उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसकी FMV ऑन 31 जनवरी 2018 निकालना है, और फिर आप 112A के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकालोगे उसका। ठीक है, नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है और उधर ऐसा वर्ड लिखा है रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव्ड, तो पहले आप PGBP से माइनस करोगे और फिर IFOS में दिखाओगे। लेकिन आपको केयरफुल रहना है, अगर ये रिसीव्ड है इसका मतलब ये TDS कट के आया है, इसका मतलब आपको इसको ग्रॉस अप करके IFOS में दिखाना पड़ेगा। यहां तो आप माइनस कर दोगे, लेकिन यहां आपको ग्रॉस अप करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ये डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी TDS काट के देगी। लेकिन जब फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा ना, तो ग्रॉस अप मत करना। फॉरेन कंपनी आपको TDS डिविडेंड का TDS काट के डिविडेंड नहीं देती है। फॉरेन कंपनी 194 में TDS नहीं काटती है, 194 में TDS सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी काटती है, फॉरेन कंपनी नहीं काटती है। तो केयरफुल रहना, जब डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला और लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड लिखा है, तो आपको उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा IFOS में। PGBP में डायरेक्टली माइनस करो जितना मिला, IFOS में ग्रॉस अप करके दिखाओ। मान लो रिसीव लिखा है 50,000 रुपीज, तो फिर PGBP में से 50,000 माइनस करो और IFOS में उसको ग्रॉस अप करके जो भी आएगा 55,000 जो भी आएगा वो दिखाना होगा। लेकिन फॉरेन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, 50,000 माइनस होगा और IFOS में भी 50,000 ही दिखाओगे, वहां ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है। ये बारीक बारीक पॉइंट की वजह से पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा आपका, केयरफुल रहना। अगर पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को आप डोनेशन देते हो तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ, नॉर्मल रेजिम में मिलेगा। अगर आप अदर देन कैश देते हो, अदर देन कैश, कैश में मत देना, कैश में देना अलाउड नहीं है सर। बैरर चेक चलेगा? हाँ, यहाँ बैरर चेक भी चलेगा। यहाँ अदर देन कैश बोला है, यहाँ 4 मोड में देने की बात नहीं किया है। जहां 4 मोड में देने की बात करेगा ना, वहां बैरर चेक नहीं चलेगा। यहां अदर देन कैश बोला है तो बैरर चेक भी चलेगा, क्रॉस चेक भी चलेगा, अकाउंट पे चेक भी चलेगा, यहां पर सब चलेगा। ठीक है, लेकिन कैश नहीं चलेगा, सिर्फ रोकड़ा नहीं चलेगा। साथ साथ में यहां अगर आप पेमेंट कर रहे हो और न्यू रेजिम फॉलो कर रहे हो, 115BAA, BAB, BSc, BAD, BAE, ये सब कुछ में नहीं मिलता है, ये सब डिडक्शन।
ये सारे डिडक्शन न्यू रेजिम में आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वन, अगर एक 100% इंडियन सब्सिडरी कंपनी 100% सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को बेचती है, या 100% सब्सिडरी कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को बेचती है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को बेचती है, कोई एसेट ट्रांसफर कर रही है, कैपिटल गेन्स नहीं लगता है, माफ है माफ है माफ है। कंडीशन क्या है, जो रेसिपिएंट है, लेने वाली कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, देने वाली कंपनी कोई भी चलेगा, लेने वाली कंपनी इंडियन कंपनी होगी तो वो माफ है सेक्शन 47 के अंदर। लेकिन अगर रेसिपिएंट फॉरेन कंपनी है, एक आध एडजस्टमेंट में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में डाला था, X Limited has transferred some assets to a 100% subsidiary which is a foreign company, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर रेसिपिएंट फॉरेन कंपनी है तो वो टैक्सेबल है, चेक कर लो, उस केस में आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 16 की तरफ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां पर आ चुका है अमेंडमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कमाते हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कमाते हो इक्विटी शेयर्स पर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर, इन शॉर्ट जिसके ऊपर आपने एसटीडी भरा है, तो आप सभी को पता है अब इस पे जबरदस्त अमेंडमेंट्स आ चुके हैं बाय फाइनेंस एक्ट 2024। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म है और अगर आपने 22 जुलाई तक ट्रांसफर किया है तो आपको 10% टैक्स लगेगा और 1.25 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, और 23 जुलाई से ट्रांसफर किया है तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा और 1.25 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, और टोटल एग्जेम्पशन पूरे साल का 1.25 लाख ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। भले आपने पहले ट्रांसफर किया या बाद में ट्रांसफर किया, आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन 1.25 लाख का मिलेगा। उसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111 का है, 22 जुलाई तक ट्रांसफर किया तो 15% टैक्स लगेगा, 23 जुलाई से ट्रांसफर किया तो 20% टैक्स लगेगा। ये आपका अमेंडमेंट है मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए किसी टेक्नीशियन को सैलरी दिया, तो अगर मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए टेक्नीशियन को सैलरी दिया तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना चाहिए, उसको पीजीबीपी में ऐड बैक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका डिडक्शन आपको पीजीबीपी में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उसको आपको प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करके नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, और अगर मैन्युफैक्चरर और पावर जनरेटर हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी आपको मिल सकता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लस 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 इसको जब आप कैपिटलाइज करोगे और डेप्रिसिएशन लोगे तो उसमें टीडीएस काटा या नहीं काटा उससे फर्क नहीं पड़ता है। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए टीडीएस काटना जरूरी नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह क्लेम करने के लिए टीडीएस काटना जरूरी होता है। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए टीडीएस काटना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लो यहां पर एक पीएनएल है, बोर्ड पे जरा अच्छे से देखना, उसमें मैंने 22 लाख रुपए का सेल किया था, ठीक है, 22 लाख का सेल्स किया था। उसके बाद 12 लाख रुपए राइट ऑफ कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये बैड डेट्स हो चुका है। तो अब मेरे बैलेंस शीट में कितना पैसा रिसीवेबल होना चाहिए? 10 लाख रुपए रिसीवेबल होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, कस्टमर मर गया, देखो कस्टमर मर गया और मैंने उससे 11 लाख रुपया कलेक्ट किया, ठीक है, मैंने उससे 11 लाख रुपया कलेक्ट कर दिया और पूरा का पूरा 11 लाख रुपया मैंने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। अब मैंने को नहीं करना चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये जो 10 लाख रुपया है ये ऑलरेडी ये 22 लाख में इंक्लूडेड है कि नहीं है? डेफिनेटली इंक्लूडेड है। तो ये वापस से मैंने पीएनएल में क्रेडिट करके तो फिर तो मैंने 32 लाख का सेल्स कर दिया, जो गलत है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए पे टैक्स देना चाहिए। मुझे 10 लाख रुपया मिलना चाहिए था, मैंने रिसीव 11 लाख रुपया किया तो मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए पे टैक्स देना चाहिए था। 10 लाख रुपए पे मैं वापस से टैक्स क्यों दूं? पूरा 11 लाख क्यों क्रेडिट करूं पीएनएल में? इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? 10 लाख रुपया पीएनएल से माइनस कर देना चाहिए। बस यही इफेक्ट है। अगर मैं 10 लाख रुपया माइनस कर दूंगा तो मुझे 1 लाख रुपए पे इफेक्टिवली टैक्स लग जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक डोमेस्टिक कंपनी हूं मैं और मैं अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा? हां मिलेगा ना। डोमेस्टिक कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको डिडक्शन मिलेगा। कब तक डिस्ट्रीब्यूट करना हो? 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 अक्टूबर है तो आपको 30 सितंबर तक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और अगर 30 नवंबर है तो 31 अक्टूबर तक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा? एटीएम में डिडक्शन मिलेगा, ये चीज याद रखना। आफ्टर जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन लेना है। कितना लेना है? जितना भी डिविडेंड आपको मिला कंपेयर विद जितना डिविडेंड आपने 1 महीने पहले बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न दे दिया, कंपेयर करो, विचएवर इज लोअर उतना डिडक्शन मिलेगा। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो कि ये जो एटीएम का डिडक्शन है ये आपको 115 BA और BAB में भी मिलता है। ये स्पेशल टैक्स रेजिम्स में भी अलाउड है। यही तो कैच है कि क्वेश्चन इंस्टीट्यूट स्पेशल टैक्स रेजिम पे डालेगा 115 BAA BAB में और वहां एटीएम का इंप्लीकेशन दे देगा। तो याद करना एटीएम ATJJAA ये दोनों डिडक्शन आपको स्पेशल टैक्स रेजिम में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, उसको आप एक नए लोन में कन्वर्ट करते हो या डिवेंचर में कन्वर्ट करते हो, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है।
सेक्शन 43B में एक्सप्लेनेशन है, कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनटू अ न्यू लोन और इनटू अ डिबेंचर और एनी सिक्योरिटी जिसका लायबिलिटी इज टू पे इन फ्यूचर, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। हां, जब आप एक्चुअली सामने वाले को पे करोगे तब आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, चेक कर लो। एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ कन्वर्जन के बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वाला, इनकम टैक्स डिसअलाउ होता है, बच्चे बच्चे को पता है, उसका सरचार्ज और सेस भी डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 40 क्लॉज है सब क्लॉज 2 के अंदर, ठीक है। इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस इज डिसअलाउड। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी बेस्ड ऑन एक्चुरियल वैल्यूएशन, अगर एक्चुरी ने आपके ग्रेजुइटी का प्रोविजन किया है, ग्रेजुइटी का अमाउंट बताया, उसके बेसिस पर आप वैल्यूएशन कर रहे हो, उसके बेसिस पर आप प्रोविजन कर रहे हो बुक्स में, वो भी डिसअलाउड है अंडर 40A7, लेकिन जब उसको पे करोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा। तो एक्चुअली करे तो क्या हुआ, कोई भी करे, प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी इज डिसअलाउड, लेकिन जब पे करोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर डायरेक्टर्स के फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा कर रहे हो, फॉरेन ट्रैवल पे क्यों कर रहे हो, नया ब्रांच ओपन करने के लिए, हमको नया ब्रांच ओपन करना है, इसलिए डायरेक्टर फॉरेन कंट्री में गए, ट्रैवल करके आए, तो उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 92 में, वो मैं अभी आपको बताता हूं, दोनों साथ में ही पढ़ लेना चाहिए। यहां पर अगर आप डायरेक्टर के फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा करते हो ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट अगर अबेंडन हो जाता है, मतलब वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ा नहीं, तो फिर तो आपका बिजनेस हुआ ही नहीं, तो उस केस में आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। अगर नया ब्रांच ओपन करने के लिए करते हो तो मतलब बिजनेस करने के लिए कर रहे हो तो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर बिजनेस अबेंडन हो गया, उसके लिए खर्चा किया है, तो फिर उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन, अगर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करते हो, तो जब भी कभी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पेपर में आ जाएगा तो समझ लेना 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। उसमें आपको क्या क्या चेक करना है, सामने वाला नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, साथ साथ में सामने वाले का इंडिया में पी नहीं होना चाहिए, साथ साथ में आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो आपको सेम ईयर में इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना है और फिर टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको उसको पे करना है। अगर नहीं डिडक्ट किया सेम ईयर में, टीडीएस जैसा सेम टू सेम, और अगर सेम ईयर में डिडक्ट नहीं किया या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं पे किया, तो आपका जो भी खर्चा एडवर्टीजमेंट का वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, पीजीपीपी में डिसअलाउ हो जाएगा, उसका डिडक्शन आपको पीजीपीपी में नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला, एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो खर्चा है वो एक्सप्लेनेशन टू 37(1) के अंदर डिसअलाउ हो जाता है, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वाला, एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय के लिए अप्रूव्ड पेंशन फंड में पैसा डालता है, तो एम्प्लॉयर अपने पेंशन फंड के लिए पैसा डालता है, एम्प्लॉय के लिए अप्रूव्ड पेंशन फंड, उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा, लेकिन उसमें एक लिमिट डाल के रखी है। कितना अलाउड है, अमेंडमेंट आया है 14%, 14% ऑफ सैलरी तक अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा। सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, पहले 10% था, अभी फाइनेंस एक्ट 2024 में 14% हो गया, तो अप टू 14% ऑफ सैलरी आपको डिडक्शन मिलेगा। उससे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सैलरी का डेफिनेशन बराबर से देख लेना, बेसिक और सिर्फ डीए इन टर्म्स आएगा, डीए नॉट इन टर्म्स मत लेना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का डिडक्शन आपको अक्रूवल बेसिस पर मिलता है, उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जानबूझ के इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में डालेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिस मच इज अक्रूव्ड बट नॉट पेड बाय द एसएससी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का डिडक्शन आपको अक्रूवल बेसिस पे मिलेगा, पेमेंट बेसिस पर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई लॉस हुआ हेजिंग करके अगेंस्ट व्हाट, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए आपने कुछ हेजिंग वेजिंग किया होगा, उसमें लॉस हो गया, तो क्या होगा, वो एक रेवेन्यू लॉस है, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल एक रेवेन्यू खर्चा है, उसके लिए अगर हेजिंग करते हो तो वो रेवेन्यू लॉस है, उसका डिडक्शन भी मिल जाएगा। अगर लॉस हो गया हेजिंग करके ऑन व्हाट, ड्यू टू फॉरेन करेंसी, ऑन पेमेंट ऑफ इंपोर्टेड मशीनरी, आपने कोई इंपोर्टेड मशीनरी खरीदा, उसके ऊपर आपको पेमेंट करते समय लॉस हुआ, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, इंपोर्टेड मशीनरी खरीदा और उसके ऊपर आपको पेमेंट करते समय फॉरेक्स गेन और फॉरेक्स लॉस हुआ, तो उसका लॉस और गेन याद करो कहां एडजस्ट होता है, 43A एप्लीकेबल हो जाएगा। 43A के हिसाब से उसका लॉस आपको WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड करना पड़ेगा और उसका गेन WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको नॉर्मल और एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर एप्लीकेबल है तो वो क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इंपोर्टेड मशीनरी साथ साथ में फॉरेन करेंसी लोन, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो आपको क्या करना है, आपको फॉरेक्स गेन और लॉस क्या करना है, WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट पे एडजस्ट करना है। नेक्स्ट वाला, नॉन कंपीट फीस मिला आपको, अगर नॉन कंपीट फीस मिला किसी से तो आपकी वो पीजीबीपी इनकम है, जैसे मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को दिया था नॉन कंपीट फीस, वो पीजीबीपी इनकम है और मुकेश अंबानी जी को उस पर टीडीएस भी काटना पड़ेगा। अगर अनिल अंबानी जी रेजिडेंट है तो मुकेश अंबानी जी 194J में 10% टीडीएस काटेंगे। अगर आपने किसी का एडवांस फॉरफिट किया
और कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे थे, नहीं कर पाए, एडवांस में पैसा लिया और फिर फॉरफिट कर लिया, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? वो डिपेंड करता है आपने कब फॉरफिट किया। अगर 31 मार्च 2014 तक फॉरफिट किया तो जब भी बेचोगे तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से उसको माइनस करोगे। 31 मार्च 2014 तक फॉरफिट किया तो जब बेचोगे तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करोगे, और 31 मार्च 2014 के बाद फॉरफिट किया तो डायरेक्टली आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान के चलोगे, ठीक है, डायरेक्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नेक्स्ट वाला बहुत फेमस एडजस्टमेंट है, अगर अनलिस्टेड शेयर्स बेच रहे हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अनलिस्टेड शेयर और रेजिडेंट बेच रहा है, रेजिडेंट भी इंपॉर्टेंट है, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबिलिटी अलग है, अब तो सबके लिए 12.5% हो गया, छोड़ दो, लेकिन पहले अलग थी। तो सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 22 जुलाई तक बेचा तो इंडेक्सेशन भी मिलेगा और 20% पे टैक्स लगेगा, ठीक है, रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए ट्रीटमेंट अलग है। और 22 जुलाई के बाद बेचा तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा और 12.5% का टैक्स लग जाएगा, क्योंकि 22 जुलाई के बाद तो सबके लिए 12.5% गवर्नमेंट ने कर दिया है। सिर्फ एक केस में अभी भी 10% है, वो है 115 AD, वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी रिवीजन वीडियो में मैंने डाल दिया है वो, ठीक है। नेक्स्ट वन कुछ रूटीन एडजस्टमेंट है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा कर दिया वैल्यू तो कुछ नहीं, ज्यादा कर दिया तो एड बैक करो, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर दिया, अंडर वैल्यू कर दिया तो रिड्यूस करो पीजीबीपी में से, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया मतलब पीएनएल का क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया तो माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया मतलब पीएनएल का क्रेडिट साइड कम हो गया तो एड बैक कर दो, एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट वन, लास्ट ईयर कंपनी इंक्लूडेड इंटरेस्ट, लास्ट ईयर कंपनी ने अपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में इंटरेस्ट को इंक्लूड कर दिया था, जो नहीं करना चाहिए था। पिछले साल कंपनी ने अपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में इंटरेस्ट को इंक्लूड कर दिया था, नहीं करना चाहिए था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है, आईसीडीएस भी मना करता है, लेकिन करंट ईयर में कंपनी ने सब रेक्टिफाई कर दिया, आप सब रेक्टिफाई कर दिया तो नो इफेक्ट इन पीजीबीपी, चेक कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, कैश लॉस बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा, अगर कैश लॉस हो जाता है फायर से, थेफ्ट से एक्सेट्रा, तो ये नॉर्मल बिजनेस लॉस है, रेवेन्यू लॉस है, इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक कर लो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 37 में क्या बोला गया है, मैं पेयर हूं आप पेई हो, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, मैं पेयर हूं आप पेई हो, मैंने आपका टीडीएस नहीं काटा, मैंने आपका टीडीएस नहीं भरा, लेकिन आपने 3 काम कर दिया, आपने इनकम में इंक्लूड कर दिया, जो मैंने आपको पे किया वो आपने इनकम में इंक्लूड कर दिया, आपने उस पर टैक्स भर दिया, आपने उसका रिटर्न भी भर दिया, तो उस केस में क्या माना जाएगा, गवर्नमेंट बोलती है मैं पेयर डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट नहीं है, मुझे असेसी इन डिफॉल्ट से सरकार बचा लेगी, और उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा मेरे हाथ में, करंट ईयर में फिर भी मुझे खर्चा डिसअलाउ करना पड़ेगा 30%, 100% डिपेंडिंग अपॉन रेजिडेंट को देना हो तो 30%, नॉन रेजिडेंट को देना हो तो 100%, करंट ईयर में तो डिसअलाउ करना ही पड़ेगा, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा, रेजिडेंट है तो 30% का डिडक्शन मिलेगा, नॉन रेजिडेंट है तो 100% का डिडक्शन इमीडिएटली मुझे अगले साल में मिल जाएगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये आपको बोला गया है सेक्शन 40 क्लॉज है, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 1 में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 38। इसके अंदर क्या बोला गया है कि अगर आपको कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी से लोन मिलता है, क्या मिलता है, लोन मिलता है, किससे लोन मिल रहा है, क्लोजली हेल्ड कंपनी, और आप कैसे शेयर होल्डर हो, कम से कम आपका 10% शेयर होल्डिंग है, वोटिंग पावर है, इक्विटी शेयर है 10% या उससे ज्यादा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस है, तो अगर मेरा किसी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, मतलब इक्विटी शेयर है एट एनी टाइम 365 दिन में कभी भी, और ऐसी कंपनी से मुझे लोन मिलता है तो वो मेरे हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा, आईएफओएस में सेक्शन 222E में टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन डीम डिविडेंड कैन नॉट बी मोर देन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर मुझे लोन 10 लाख का मिल रहा है और कंपनी के पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 8 लाख है तो डीम डिविडेंड 8 लाख रुपए का ही लगेगा, 10 लाख रुपए का नहीं लगेगा, ये बोला गया यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मोटर व्हीकल मैंने परचेस किया था, जनरली मोटर व्हीकल पे मुझे कितना डेप्रिसिएशन मिलता है, 15% डेप्रिसिएशन मिलता है, और अगर मैं इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर हूं, हायर पे चलाता हूं बिजनेस को, मतलब मेरा गाड़ी चलाने का ही बिजनेस है, तो मुझे 30% मिलता है। लेकिन एक केस में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपने मोटर व्हीकल 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में परचेस करके यूज किया है, ये स्पेशल डेट्स हैं, इसमें परचेस करके यूज किया है, तो जहां 15 मिलता था वहां 30 मिलना शुरू हो जाएगा, और जहां 30 मिलता था वहां 45 मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक और चीज याद रखना, अगर आप स्पेशल रेजिम फॉलो कर रहे हो 115 BAA BAB एक्सेट्रा, तो वहां आपको 45 नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या बोल के रखा है, वहां मैक्सिमम 40% मिलेगा। तो जहां 45% मिल रहा था ना आपको 30 + 15, वहां आपको मैक्सिमम 40% ही मिल पाएगा। अगर आप स्पेशल रेजिम में जाते हो 115 BAA BAB BAC BAD BAE, इन सब में 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउड ही नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे खर्चे, अगर आपने कोई खर्चा किया तो ब्रिंग वाटर इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में पानी की जरूरत है,
उसके लिए आपने कुछ खर्चा किया, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने कोई खर्चा किया जिसमें आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंसेस है, गुड्स इनवर्ड रिपोर्ट है, ऑनलाइन पेमेंट का डिटेल्स है आपके पास, इनडायरेक्ट एविडेंसेस है आपके पास लेकिन इनवॉइस का डिटेल नहीं है, तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ, कोर्ट ने बोला है उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने ISO 9001 सर्टिफिकेट पे खर्चा किया, तो जनरली लोगों को लगता है ISO 9001 सर्टिफिकेट पे अगर खर्चा करोगे तो ये इंटेंजिबल एसेट है। नहीं, ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है भाई, ये एक रेवेन्यू खर्चा है, इसको आपको रेवेन्यू खर्चे की तरह ही ट्रीट करना होगा, इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह डिडक्शन ले लो, तो इसको इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट नहीं करना, डेप्रिसिएशन मत क्लेम कर लेना, आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट, अगर आपने कोई फॉरेन एजेंट को पेमेंट किया, ठीक है, उससे कोई सर्विसेज ली इन फॉरेन कंट्री, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, एक फॉरेन में एजेंट है, यूके में एक एजेंट है, उसने आपको यूके में ही सर्विसेज दी, उसको पेमेंट कर रहे हो, तो क्या उसका टीडीएस आप काटोगे? नहीं काटोगे, क्योंकि उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है। जब उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है तो टीडीएस का सवाल ही नहीं उठता है, और जब उसका टीडीएस का सवाल ही नहीं उठता है तो फिर आपका खर्चा कैसे डिसअलाउ हो सकता है टीडीएस नहीं काटने पर? अरे भाई, खर्चा कब डिसअलाउ करोगे? जब सामने वाली की इनकम टैक्सेबल होगी, और मैंने अगर टीडीएस नहीं काटा तो डिसअलाउ करोगे ना। जब सामने वाले एजेंट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है तो मैं टीडीएस क्यों काटूं? और ऐसे केस में अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा तो मेरा खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा। तो अगर एजेंट ने मुझे बाहर सर्विसेज दिया है, भारत में सर्विसेज नहीं दिया है, या उसने मुझे बाहर से कुछ ऑर्डर्स प्रोक्योर करके दिया है, भारत में आके ऑर्डर प्रोक्योर नहीं किया है, उसने मेरे को भारत से ऑर्डर ला के नहीं दिया है, बाहर से ऑर्डर ला कर दिया है, तो उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। ऐसे केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बिना टीडीएस काटे भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। जनरली आप 10,000 रुपए के ऊपर किसी को कैश पेमेंट करोगे तो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो, पीएफ का पेमेंट, ग्रेजुएटी का पेमेंट, पेंशन का पेमेंट, तो उस केस में आपके पास लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दी है। रूल 6DD के अंदर गवर्नमेंट ने बोला है इन केसेस के लिए अगर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा देते हो तो 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी, 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला पॉइंट मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले ही, कि अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है, रिसीव वर्ड लिखा है, तो आपको उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा 10% टीडीएस लगा के। अगर फॉरेन कंपनी से मिल रहा है तो आप उसको ग्रॉस अप नहीं करोगे, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट दो पॉइंट्स स्पेशली बनाए गए हैं 115 BAB के लिए, जहां पर स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। अगर आप 115 BAB एसएससी हो और अगर आपको डेप्रीशिएबल असेट से एसटीसीजी होता है, एसटीसीजी डेप्रीशिएबल असेट से तो हमेशा एसटीसीजी होगा सर, ब्लॉक ऑफ असेट ट्रांसफर करने पर जो गेन आता है वो तो हमेशा एसटीसीजी होता है। तो अगर 115 BAB फॉलो कर रहे हो और डेप्रीशिएबल असेट को बेचकर जो एसटीसीजी हो रहा है उस पर सरकार आपको 15% का टैक्स लगाती है, सिर्फ 10% सरचार्ज हमेशा लगेगा, 4% का सेस हमेशा लगेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर एसटीसीजी फ्रॉम नॉन डेप्रीशिएबल असेट है, लैंड पे एसटीसीजी हो रहा है, या तो कोई और दूसरे कोई ज्वेलरी पे एसटीसीजी, कोई दूसरे कोई इन्वेस्टमेंट्स पे एसटीसीजी, शेयर्स पे एसटीसीजी हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको कितना टैक्स लगेगा? 22% का टैक्स लगेगा। ये सिर्फ 115 BAB वालों के लिए स्पेशल टैक्स रेट है, 22% टैक्स लगेगा, 10% सरचार्ज, 4% का सेस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर कोई नए ब्रांच के इनॉग्रेशन के लिए खर्चा कर रहे हो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी का पेमेंट कर रहे हो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी क्या होती है सर? कोई कानून नहीं तोड़ रहा हूं मैं कोई कानून तोड़ूंगा तो उसकी पेनाल्टी पे करूंगा तो वो तो डिसअलाउ होना चाहिए, लेकिन अगर मैं कोई कानून नहीं तोड़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और आपको बोल रहा हूं मैं इतने तारीख तक आपका काम खत्म कर दूंगा, अब मैंने काम नहीं खत्म किया तो मुझे आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी, उसका पीजीबीपी में आपको डिडक्शन मिलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर पीनल पेनाल्टी का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ये कानून तोड़ने के लिए होता है, इट इज फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, ऐसे वर्ड्स लिखेगा इंस्टीट्यूट पेपर में, इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ के लिए अगर कोई पेनाल्टी देते हो तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वीआरएस का खर्चा मिलेगा सर, मिलेगा 1/5 मिलेगा, 5 सालों में मिलेगा, एक झटके में नहीं मिलेगा। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का पेमेंट एम्प्लॉय को कर रहे हो तो एक टाइम में नहीं मिलेगा, 10 लाख पे कर रहे हो तो हर साल 2 लाख करके 5 साल में मिलेगा। नेक्स्ट वन, 35 CCA में अगर रूरल डेवलपमेंट का पेमेंट कर रहे हो, किसी को रूरल डेवलपमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हो तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ, उसका डिडक्शन बहुत से लोगों को डाउट होता है कि क्या स्पेशल रेजिम में मिलेगा? हाँ, दोनों में मिलता है। उसका डिडक्शन नॉर्मल रेजिम में भी मिलता है, स्पेशल रेजिम 115 BAA, BAB, BAC, BAD, BAE सब जगह मिलता है। 35 CCA का डिडक्शन हर जगह पे मिलता है। सर जीएसटी और इनकम टैक्स की पेनाल्टी पीनल पेनाल्टी है, दोनों के दोनों का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। जीएसटी की पेनाल्टी भी जीएसटी तोड़ने के लिए लग रहा है तो नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स की पेनाल्टी भी इनकम टैक्स को तोड़ने के लिए लग रहा है तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सर, इनकम टैक्स के इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स पर्सनल टैक्स है, उसको लेट भरोगे तो इनकम टैक्स का भी डिडक्शन अलाउड नहीं है और उसके ब्याज का इंटरेस्ट का भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन जीएसटी के इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, चेक कर लेना अगले पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट वन,
नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हो 35 CCD के अंदर, तो सबसे पहले ये चीज दिमाग में रखना, नॉर्मल रेजिम फॉलो कर रहे हो तो मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए अवेलेबल है, बाकी सबके लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें भी आपको लैंड और बिल्डिंग का डिडक्शन नहीं मिलता है, चेक कर लेना 35 CCD के अंदर। और अगर ऑल्टरनेटिव रेजिम्स फॉलो कर रहे हो 115 BAB 115 BAA, तो वहां तो आपको मिलेगा ही नहीं, वहां ये अलाउड नहीं है, वहां पर मना कर दिया सीधा 35 CCD, सीधा मना कर दिया है। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी बेचने पर या प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रक्शन होने पर, प्लांट एंड मशीनरी जल गई या कुछ टूट गई, फूट गई, अर्थक्वेक आ गया, उससे डिस्ट्रक्ट हो गई, उससे लॉस हो गया, तो वो एक कैपिटल लॉस है, उसका डिडक्शन आपको PGBP में नहीं मिलेगा, उसको आपको ब्लॉक ऑफ एसेट से माइनस करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में ब्लॉक का डेटा दिया है तो जनरली वो लोग एग्जाम में ब्लॉक का डेटा नहीं देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर, डिविडेंड इनकम कमाने के लिए अगर मैं कोई खर्चा करता हूं तो उसका डिडक्शन मिलेगा? वैसे तो डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, डायरेक्टली टैक्सेबल है IFRS के अंदर, लेकिन 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 रेजिडेंट्स के लिए फायदा है कि अगर वो लोग लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे डिविडेंड कमाते हैं तो उसके इंटरेस्ट का खर्चा मिलेगा अप टू 20% ऑफ डिविडेंड, 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड डिडक्शन मिल जाएगा। मान लो आपका डिविडेंड इनकम है 10 लाख रुपए और आपने इंटरेस्ट पे किया 3 लाख रुपए, तो 3 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 2 लाख का मिलेगा, अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए है, ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं है। नॉन रेजिडेंट्स के लिए 115A में डिविडेंड डायरेक्टली टैक्सेबल है 20% पर, और अगर IFSC से डिविडेंड मिल रहा है तो 10% पर, नॉर्मली डिविडेंड मिल रहा है नॉन रेजिडेंट को तो 20%, IFSC से मिल रहा है तो 10% विदाउट एनी डिडक्शन, उनके लिए ये इंटरेस्ट का डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट वाला, अगर लास्ट ईयर TDS नॉट डिडक्टेड और नॉट पेड इन द लास्ट ईयर, तो पिछले साल आपका खर्चा डिसला हो गया होगा। अब मान लो ना पिछले साल अगर आपका TDS नहीं कटा था, आपने TDS पिछले साल नहीं काटा या आपने पिछले साल TDS नहीं भरा, तो आपका खर्चा पिछले साल डिसला हो गया होगा। अब क्या करंट ईयर में अगर आपने उसको काट के भर दिया तो करंट ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, करंट ईयर में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर रेजिडेंट है तो 30% डिडक्शन ले लेना, क्योंकि रेजिडेंट के केस में 30% डिसला हुआ होगा लास्ट ईयर, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो पूरा 100% डिडक्शन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो या पावर जनरेटर हो और लास्ट ईयर आपने नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी और लास्ट ईयर 180 दिन से कम पुट टू यूज किया था, तो पिछले साल आपने 10% डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या आपको करंट ईयर में मिल जाएगा? डेफिनेटली मिलेगा। बैलेंस 10% आपको करंट ईयर में मिल जाएगा। ऐसे सारे एडजस्टमेंट्स वो लोग एग्जाम में डालेंगे, आप लोग इस शीट को अच्छे से देखोगे तो आपको याद आता रहेगा कि सर ने ये सारी बातें हमको क्लास में बताई थी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर आप कन्वर्टेबल डिबेंचर को इश्यू करने के लिए खर्चा करते हो, या डिबेंचर नॉर्मल डिबेंचर को इश्यू करने के लिए खर्चा करते हो, या बॉन्ड्स को इश्यू करने के लिए खर्चा करते हो, या लोन को रेज करने के लिए खर्चा करते हो, तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा। ये सारी चीजें परमानेंट कैपिटल नहीं है, ये टेम्पररी चीज है, ये कभी ना कभी रिडीम हो जाती है, कभी ना कभी रीपे हो जाता है, तो इसके लिए जो भी खर्चा करोगे उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। लेकिन अगर शेयर्स इश्यू करने के लिए खर्चा करते हो, ये परमानेंट कैपिटल है। राइट इश्यू के लिए खर्चा करते हो, ये परमानेंट कैपिटल है, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर भले सेबी ने आपको क्लियरेंस नहीं दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता है, आपने सेबी को अप्रूवल के लिए डाल दिया था, आपने खर्चा कर दिया, बाद में सेबी ने बोला नहीं नहीं आप इश्यू नहीं कर सकते हो, फिर भी आपको उस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इंटेंशन वाज टू रेज मनी थ्रू शेयर कैपिटल। अगर आपका इंटेंशन इज टू रेज मनी थ्रू शेयर कैपिटल तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल कंपनी के परमानेंट कैपिटल का पार्ट होता है, उसका डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, बोनस शेयर से क्या इश्यू करूंगा तो खर्चा, बोनस शेयर इश्यू करने के लिए खर्चा किया तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा। बोनस शेयर से कभी भी जिंदगी में कंपनी का कैपिटल नहीं बढ़ता है, बोनस शेयर सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व है। कंपनी रिजर्व से पैसा निकालकर बोनस शेयर्स में डालती है, कंपनी को कोई फ्रेश इनफ्लो ऑफ फंड नहीं होता है बोनस शेयर से। बोनस शेयर से कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बढ़ता है, कैपिटल एम्प्लॉयड उतना ही रहता है, सिर्फ जगह बदल जाती है कैपिटल की, CRR से निकला और इक्विटी कैपिटल में चला गया, बस और कुछ नहीं। देयरफॉर बोनस शेयर्स के लिए जो खर्चा करोगे उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना है मुझे, उसके लिए मैंने खर्चा किया, कंपनीज एक्ट वालों को पैसा दिया टू इंक्रीज द ऑथोराइज कैपिटल, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद फार्मा कंपनी जो फ्रीबीज देती है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लोगों को, डॉक्टर्स लोगों को, वो स्पेशली डिसअलाउड अंडर इनकम टैक्स लॉ। फार्मा कंपनी अगर डॉक्टर्स लोगों को कुछ फ्रीबी देती है उसका इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कहां लिखा है सर? एक्सप्लेनेशन 1 to 37(1) में साफ साफ लिखा है कि जो फार्मा कंपनी अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर लोगों को जो भी पेमेंट करती है फ्रीबी का, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन,
स्वच्छ भारत अभियान का डोनेशन कर रहे हो आप तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिव रेजिम फॉलो कर रहे हो 115 BAA BAB BAC BAE तो वहां आपको ये डिडक्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, जहां पर भी 115 BAB है ना वहां BAC BAD BAE भी ऐड कर देना। ठीक है, वो हर जगह पे कॉमन चीज है वो। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्लीन गंगा के लिए डोनेशन दिया मैंने, तो इसका डिडक्शन सबसे पहले ये चीज याद रखना, बहुत कम लोगों को पता है, ये सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अगर नॉन रेजिडेंट क्लीन गंगा के लिए पेमेंट करेगा तो डिडक्शन नहीं अवेलेबल है। और रेजिडेंट भी अगर ऑल्टरनेटिव रेजिम फॉलो करता है 115 BAA BAB BAC BAD BAE तो उसमें उसके लिए वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, केयरफुल रहना। स्वच्छ भारत सबके लिए, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी डोनेशन देगा तो मिलेगा, और क्लीन गंगा सिर्फ रेजिडेंट डोनेशन देगा तो मिलेगा, नॉन रेजिडेंट डोनेशन देगा तो नहीं मिलेगा। और दोनों के दोनों अगर ऑल्टरनेटिव रेजिम फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पुरानी रेजिम्स के अंदर अवेलेबल है, नए रेजिम्स के अंदर अवेलेबल नहीं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 68, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। मैं एक ट्रेडर इन सिक्योरिटी हूं, मैंने ब्रोकरेज पे किया। ब्रोकरेज पे किया किसके लिए? सिक्योरिटी खरीदा, उसके लिए ब्रोकरेज पे किया और टीडीएस नहीं काटा। मैं ट्रेडर इन सिक्योरिटी हूं, मैंने ब्रोकरेज पे किया, मैंने सिक्योरिटी के लिए ब्रोकरेज पे किया, टीडीएस नहीं काटा। अब सवाल ये उठ रहा है क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज यस, मिल जाएगा। क्योंकि जब आप ट्रेडर इन सिक्योरिटी हो, अगर आप सिक्योरिटी खरीदने के लिए अगर आप ब्रोकरेज पे करते हो ना तो उस पर 194H का टीडीएस नहीं लगता है, नहीं लगता है। लेकिन अगर आप कमोडिटी के ब्रोकर हो और कमोडिटी खरीदने के लिए ब्रोकरेज पे करते हो तो उस पर टीडीएस काटना मैंडेटरी है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, 194H क्या बोलता है? अगर मैं सिक्योरिटी खरीदता हूं उसके ऊपर ब्रोकरेज पे कर रहा हूं, ठीक है, सिक्योरिटी खरीद रहा हूं उस पर ब्रोकरेज पे कर रहा हूं, उस पर टीडीएस काटना मैंडेटरी नहीं है। 194H में एग्जाम्पशन है, तो उसमें अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा तो भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमोडिटी खरीदने पर मुझे टीडीएस काटना मैंडेटरी है 194H के हिसाब से, उसमें अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा तो मेरा खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। चेक करना, ये पॉइंट बोला गया यहां पर। नेक्स्ट वन, आपने कुछ फिजिबिलिटी स्टडी की है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, पता लगाते हो ये बिजनेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो आपने किया, बाद में प्रोजेक्ट अबेंडन हो गया तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिबिलिटी स्टडी के लिए आप जो खर्चा करते हो उसके बाद प्रोजेक्ट चले या ना चले उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रोजेक्ट अबेंडन भी हो जाएगा तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला, आपको गवर्नमेंट से कुछ टैरिफ कंसेशन मिला है तो याद करो, अगर गवर्नमेंट से आपको कुछ कंसेशन मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, ग्रांट मिलता है, सब्सिडी मिलता है, रीइंबर्समेंट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, एनी बॉडी, एजेंसी, अथॉरिटी, तो वो आपकी इनकम मानी जाती है। उसको बीजीपी इनकम का पार्ट बनाना पड़ेगा, उसको आपको इनकम में ऐड करना पड़ेगा अगर वो इनकम में ऐड नहीं है तो। ठीक है, और अगर ऑलरेडी एडेड है तो फिर इग्नोर कर दो और क्या। ठीक है, उसके बाद आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर 35AD बिजनेस का इंप्लीकेशन चेक करना होगा कि क्या 35AD के 14 बिजनेसेस में से कोई बिजनेस मेरे क्वेश्चन में कवर्ड है। अगर कवर्ड है तो आपको उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन देना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ खर्चों का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, वो हमेशा याद रखना। 35AD में 3 बिजनेस का 3 खर्चों का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, एक लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक गुडविल का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इन 3 खर्चों को छोड़कर सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको 35AD में गवर्नमेंट दे देती है। उसमें भी एक और चीज चेक करना है, अगर 10,000 रुपए से ज्यादा एक बंदे को एक दिन में दे रहे हो तो फिर आपको 4 मोड में पेमेंट करना पड़ेगा, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो गवर्नमेंट ने बोला है, अदरवाइज 35AD का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला, जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको जीएसटी रिफंड कर दिया है। आपने ज्यादा जीएसटी भर दिया था तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने से 10 लाख रुपए आपको रिफंड कर दिया, उसमें से 4 लाख रुपए आपने कस्टमर को वापस पे कर दिया, 6 लाख रुपए पे नहीं किया, तो जितना कस्टमर को आपने वापस पे नहीं किया उतना आपके नेट प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगा। ठीक है, जितना, क्योंकि जीएसटी अल्टीमेटली आप किससे लेते हो? कस्टमर से लेते हो ना, कस्टमर से लेकर ही सरकार को भरा था, अब सरकार ने रिफंड कर दिया तो कस्टमर को वापस दे दो। अब अगर 10 लाख में से आपने 4 लाख रिफंड कर दिया, 6 लाख रिफंड नहीं कर दिया तो 6 लाख रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला, क्लोजली हेल्ड कंपनी जब क्वेश्चन में आएगा ना तो केयरफुल रहना, उसमें लॉसेस का ना बहुत लफड़ा रहता है। अगर आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी का सम कर रहे हो तो आपको चेक करना है कि जिस साल में लॉस किया था उस साल के लास्ट डे पर और जिस साल में लॉस सेट ऑफ करना चाहते हो उस साल के लास्ट डे पर 51% शेयर होल्डर ना कंपनी के सेम होने चाहिए। मान लो लॉस लास्ट ईयर किया था 2024 में और सेट ऑफ 2025 में करना है तो 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025 को कंपनी के 51% शेयर होल्डर सेम होना चाहिए, नहीं तो लॉस कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं हो सकता है। ये क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है।
ये वाइडली हेल्ड कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज दिमाग में रखना। सारी कंपनीज के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए। उसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है कि अगर डेथ हो जाता है शेयर होल्डर को, उसके वजह से अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो चेंज नहीं माना जाता है। और अगर रिलेटिव को गिफ्ट दे दोगे, उसके वजह से ट्रांसफर हो रहा है, उसकी वजह से चेंज हो रहा है शेयर होल्डिंग, तो वो भी चेंज नहीं माना जाता है। वो एक्सेप्शन आपको अच्छे से सेक्शन 79 में चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, आपने रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट कर दिया और साथ साथ में कैश में भी कर दिया, तो आपने 48(2) भी वायलेट कर दिया और 48(3) भी वायलेट कर दिया। तो अब अगर दोनों सेक्शन वायलेट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? तो उस केस में पहले 48(2) अप्लाई करो, एक्सेस पेमेंट को डिसअलाउ कर दो और उसके बाद में जो बैलेंस बचता है वो चेक करो क्या वो 10,000 से ज्यादा है। अगर वो 10,000 से ज्यादा है तो वो भी डिसअलाउ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपने रिलेटिव को 1 लाख रुपया कैश में दे दिया, अब मार्केट वैल्यू 60,000 थी, तो एक्सेस कितना हो गया? 40,000 एक्सेस हो गया। तो पहले 40,000 48(2) में डिसअलाउ कर दो। अब बैलेंस कितना है? बैलेंस है 60,000। अब 60,000 क्या 10,000 से ज्यादा है? हाँ ऑब्वियसली ज्यादा है, तो वो 60,000 भी डिसअलाउ हो जाएगा 48(3) के अंदर, यहां पर ये बोला गया। ठीक है, उसके बाद आपकी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कुछ पार्ट्स ना रिप्लेस किया है, आपने रिप्लेसमेंट किया है कुछ पार्ट्स का। अब उसके अंदर आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो रिप्लेसमेंट करने से कंपनी की क्या प्लांट एंड मशीनरी की कैपेसिटी बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो फिर उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, बस ऐसी नॉर्मल रिप्लेसमेंट किया है जिससे उसकी कैपेसिटी नहीं उतनी रह रही है, कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, आपका एक एम्प्लॉय था, वो बिजनेस ट्रिप पे था, आपने उसको बिजनेस ट्रिप पे भेजा था कहीं पर, अब वहां पर उसकी डेथ हो गई बिजनेस ट्रिप पर, तो आपने अपने जेब से उसको ऐसे ही गुडविल की तरह कुछ पैसा दिया उसके घर वालों को, उसको बोलते हैं ग्रेजुइटी पेमेंट। तो अगर एम्प्लॉय बिजनेस ट्रिप पे मर गया, उसके घर वालों को कुछ पैसा दिया, तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा, उसका डिडक्शन पीजीबीपी में अलाउड है, इनकम टैक्स में, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, अगर आप फैमिली प्लानिंग के ऊपर, फैमिली प्लानिंग, एम्प्लॉय को फैमिली प्लानिंग समझा रहे हो, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा कर रहे हो, तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा। एम्प्लॉय को अगर फैमिली प्लानिंग का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि हाउ इंपॉर्टेंट इस फैमिली प्लानिंग करना कितना जरूरी है, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा कर रहे हो तो डिडक्शन मिलेगा। लेकिन दो चीजें दिमाग में रखना, एम्प्लॉय का फैमिली प्लानिंग का खर्चा सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए अवेलेबल है, बाकी दूसरे एसोसिएट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एक झटके में नहीं मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंस आप पूरा का पूरा ले सकते हो, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको 5 सालों में मिलेगा, एक झटके में नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट वन, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन दे रहे हो एम्प्लॉय को, तो क्या होगा? अब उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपने पूरा कंपनी बंद कर दिया है या एक यूनिट बंद किया है। अगर एक यूनिट बंद किया है, उसके लिए रिट्रेंचमेंट का खर्चा कर रहे हो, तो फिर आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी क्लोज कर दी है, उसके लिए रिट्रेंचमेंट का खर्चा कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है उस केस में आपको हम डिडक्शन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये चीज केयरफुल रहना। ठीक है, पूरी कंपनी बंद हो जाती है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक यूनिट बंद होता है, बाकी कंपनी चल रही है तो और रिट्रेंच कर रहे हो, एम्प्लॉय को निकाल रहे हो, उसके लिए कॉम्पेंसेशन दे रहे हो, तो डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला, आपने ना एक बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लिया था 10 लाख रुपए का, अब बैंक ने वो लोन वेव कर दिया, तो क्या वो इनकम मानी जाएगी? द आंसर इज यस, वो माना जाएगा रेमिशन ऑफ अ ट्रेडिंग लायबिलिटी, क्योंकि ये लोन आपने फिक्स्ड असेट के लिए नहीं लिया था, वर्किंग कैपिटल के लिए लिया था, तो ये आपकी ट्रेडिंग लायबिलिटी थी, बैंक ने वो लायबिलिटी को रेमिट किया, तो आपके हाथ में वो डीम्ड इनकम मानी जाएगी 41 सबसेक्शन 1 के अंदर। अब उसी 10 लाख के लोन के ऊपर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी चढ़ा हुआ था, जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, बैंक ने वो भी वेव कर दिया, तो क्या वो भी इनकम मानी जाएगी? नहीं, वो इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट का आपने डिडक्शन पहले क्लेम नहीं किया था। क्यों? क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट का डिडक्शन तो पेमेंट बेसिस पर मिलता है, वो तो आउटस्टैंडिंग है, तो उसका आपने पेमेंट ही नहीं किया था अब तक, और जो चीज पे नहीं किया था तो उसका डिडक्शन ही नहीं मिला था, तो उसका वेव होने पर इनकम टैक्स कैसे लग सकता है? तो इंटरेस्ट जो बैंक वेव करेगा ना आपका इस वर्किंग कैपिटल लोन के ऊपर, जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वेव कर रहा है ना, वो आपको उसका टैक्सेबल नहीं होगा। तो बहुत केयरफुल रहना, अगर वर्किंग कैपिटल लोन ले, ये सब एडजस्टमेंट आपको सम के अंदर दिखने वाले हैं, जाकर चेक करना इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, और आप पास्ट पेपर्स, पास्ट आरटीपीस, एमटीपीस, वहां सब दिखेंगे आपको ये सारे एडजस्टमेंट। तो बराबर से सुन लो, अगर मैंने बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लिया और लोन वेव होता है तो वो इनकम मानी जाएगी, डीम्ड इनकम। उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वेव होता है, वो इनकम नहीं माना जाएगा, चेक करो। नेक्स्ट वन, अगर मेरे को कोई मार्क टू मार्केट लॉस होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसेटल्ड डेरिवेटिव, मार्क टू मार्केट लॉस का डिडक्शन इनकम टैक्स देता है 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 18 में, लेकिन अनसेटल्ड डेरिवेटिव का नहीं देगा, सेटल डेरिवेटिव होगा तो मिलेगा। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है अनसेटल्ड डेरिवेटिव का मार्क टू मार्केट लॉस है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा,
सेटल डेरिवेटिव का मार्क टू मार्केट लॉस है तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में किसी को बेनिफिट या परक्विजिट कुछ दे रहे हो, खुशी से अपने बिजनेस में आप खुश हो गए तो आप किसी को कुछ दे रहे हो, जैसे आप लोग खुश हो गए खुशी में पास हो गया, आपने मुझे कोई घड़ी बड़ी गिफ्ट दे दी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वैसे ही अगर मैं अपने कोई सप्लायर से खुश हो गया, मुझे उसका प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैंने उसको कुछ गिफ्ट दे दिया, बेनिफिट या परक्विजिट दे दिया, तो क्या उसका मुझे डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन उस पर मुझे 194 आर में टीडीएस काटना पड़ेगा अगर सामने वाला रेजिडेंट है तो, अदरवाइज मेरा 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। और अगर नॉन रेसिडेंट को दे रहा हूं तो 195 में टीडीएस काटना पड़ेगा, नहीं तो 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट, जनरली इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? बैंक में पैसा रखकर इंटरेस्ट कमाओगे तो वो आता है एफओएस, लेकिन अगर मैंने बैंक में पैसा इसलिए रखा ताकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले, मुझे बिजनेस पर्पस के लिए मैंने रिटेंशन मनी बैंक में रखा, बैंक में इसलिए पैसा रखा क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो माना जाएगा पीजीबीपी इनकम। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मार्जिन मनी डिपॉजिटेड विद बैंक फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए मैंने बैंक पे मार्जिन मनी रखा क्योंकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि आप पहले इतना मार्जिन मनी बैंक में रखो तो अब हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो उस पर्पस से मैंने बैंक में अगर पैसा रखा, उससे मुझे जो इंटरेस्ट मिला वो पीजीबीपी इंटरेस्ट माना जाएगा, वो आईएफओएस का इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट वन, मैंने बैंक से लोन लिया और इंटरेस्ट पे नहीं किया तो ऑब्वियसली उसका डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक से लोन लेने पर इंटरेस्ट का डिडक्शन तब मिलता है जब 43B के हिसाब से आप उसको पे करोगे, तो अदरवाइज अक्रूवल बेसिस पे आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सब लोग। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी स्पेशल प्रोविजन है, अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी हो और अगर रिटेंशन मनी आपको मिलता है तो फिर वो आज ही टैक्सेबल है, आज ही टैक्सेबल है एज पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हो और आपको कोई रिटेंशन मनी मिल रहा है तो वो जब मिल रहा है तभी टैक्सेबल हो जाएगा एज पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। नेक्स्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट सम्स के अंदर आ सकते हैं। आप एक बिजनेस ट्रस्ट हो और आपने कुछ एसटीसीजी कमाया ऑन प्रॉपर्टीज, मैं बिजनेस ट्रस्ट हूं, आप मेरे इन्वेस्टर हो, मैंने कुछ प्रॉपर्टी बेच के एसटीसीजी कमाया, तो उसका टैक्स कौन भरेगा? इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट है, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब मैं भरूंगा एमएमआर के हिसाब से। फिर से बहुत बारीकी से सुन लेना, मैं बिजनेस ट्रस्ट हूं, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज खरीदा बेचा, उस पर मुझे एसटीसीजी हुआ, उस पर मैं टैक्स भरूंगा एमएमआर के हिसाब से, आपके हाथ में वो एग्जेम्प्ट है। अब बिजनेस ट्रस्ट का और एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ बिजनेस ट्रस्ट के लिए नहीं, इसके अंदर नॉर्मल असेसीज के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आया है। मैं बिजनेस ट्रस्ट हूं, मेरे पास पैसा है, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा लगाया, मतलब रियल एस्टेट में पैसा लगाया, वहां से रेंट कमाया, तो याद रखना वो रेंट बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। जो बिजनेस ट्रस्ट रेंट कमाता है ना प्रॉपर्टी से, वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, लेकिन वो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है और बिजनेस ट्रस्ट को उसका टीडीएस भी काटना होता है। सवाल ये उठेगा इन्वेस्टर के हाथ में कहां टैक्सेबल होगा? जनरली वो इन्वेस्टर के हाथ में पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, एचपी में नहीं। रीजन, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट का काम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। तो मैं बिजनेस ट्रस्ट हूं, मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वहां से रेंट कमाया, मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट है, आप लोगों के हाथ में, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है। कहां टैक्सेबल है? पीजीबीपी में टैक्सेबल है, एचपी में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया जिसकी वजह से चीजें थोड़ी बदल जाएगी। अगर मैं रियल एस्टेट में पैसा लगाकर इंटरेस्ट रेंट कमा रहा हूं, मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट है, आपके हाथ में टैक्सेबल है, आपके हाथ में पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, एचपी में नहीं, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट का काम है बिजनेस करना, लैंड और बिल्डिंग में पैसे लगाना। लेकिन अगर मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में पैसे लगाता हूं तो याद करो फाइनेंस एक्ट 24 में अमेंडमेंट आ गया है कि अगर कोई भी बंदा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में पैसे लगाता है तो उसका जो रेंट कमाएगा वो हमेशा 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 एचपी में टैक्सेबल होगा। तो यही लॉजिक बिजनेस ट्रस्ट के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा कि बिजनेस ट्रस्ट ने अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में पैसे लगाया, वहां से रेंट कमाया, मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन आपके हाथ में अब वो पीजीबीपी नहीं होगा, आपके हाथ में अब वो एचपी में टैक्सेबल हो जाएगा आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2024। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू विद दिस ग्रेट एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट वन, अगर आप कोई रोड ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना चाहिए 194C में, लेकिन सामने वाला रोड ट्रांसपोर्टर बोलता है कि मेरे पास 10 से ज्यादा ट्रक है ही नहीं पूरे साल में, और सामने वाला रोड ट्रांसपोर्टर बोलता है कि मैं आपको पैन दूंगा, डिक्लेरेशन दूंगा, तो उस केस में 194C का टीडीएस काटने की आपको जरूरत नहीं है। 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होना चाहिए उसके पास पूरे साल में, कभी भी पैन देना चाहिए और एक डिक्लेरेशन देना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर 10 से ज्यादा ट्रक उसके पास नहीं है। अगर उसने दे दिया तो आपको 194C में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, अगर आपको
कंपलसरी एक्विजिशन होता है आपके एसेट का, और उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास करके कुछ कॉम्पेंसेशन देता है। तो याद करो, इंटरिम ऑर्डर पास करके अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई कॉम्पेंसेशन देता है तो उसका कॉम्पेंसेशन कब टैक्सेबल होता है? जब मिलेगा तब नहीं। जनरली तो जो कॉम्पेंसेशन जब मिलेगा तब टैक्सेबल हो जाता है कंपलसरी एक्विजिशन के केस में, लेकिन इंटरिम ऑर्डर के थ्रू अगर कुछ कॉम्पेंसेशन मिलता है तो वो तब टैक्सेबल होगा जब फाइनल ऑर्डर पास होगा। अभी टैक्सेबल नहीं होगा, जब फाइनल ऑर्डर पास होगा तब टैक्सेबल होगा। पॉइंट नंबर 92 हमने पहले कर लिया था। पॉइंट नंबर 93, आपने कुछ परचेज किया था, 31 मार्च का बिल है, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी रिकॉर्ड करो और प्रॉफिट से माइनस कर दो, परचेज करके उसको, परचेज को डेबिट करो और उसमें से बुक्स में से उसको माइनस करके प्रॉफिट घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता रहा हूं, परचेज किया था, 31 मार्च का बिल है, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मारना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री मार के डिडक्शन ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपने रिकवरी एजेंट को कुछ पेमेंट किया था तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टीडीएस काटा है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन, बोनस टू एम्प्लॉय का डिडक्शन कैसे मिलता है? पेमेंट बेसिस पर। अब एसएससी ने क्या किया पता है, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में कुछ झिकझिक चल रही थी, कुछ लफड़ा चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, कोर्ट में मैटर चल रहा था, तो कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने बोनस को ना एक सेपरेट ट्रस्ट अकाउंट में डाल दिया, एक सेपरेट ट्रस्ट फॉर्म किया, उस अकाउंट में बोनस को ट्रांसफर कर दिया, 10, 20 लाख, 50 लाख जो भी होगा वो ट्रांसफर कर दिया एक ट्रस्ट अकाउंट में। ड्यू डेट के पहले सारा लफड़ा खत्म हो गया, कंपनी ने वो पैसा ट्रस्ट से निकाला, एम्प्लॉय को दे दिया, तो क्या कंपनी को डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ड्यू डेट के पहले सब झगड़ा खत्म हो गया और ड्यू डेट के पहले ट्रस्ट के अंदर से पैसा निकाल के एम्प्लॉय को दे दिया था, खत्म हो गई बात, डिडक्शन मिल जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, ससून केमिकल्स लिमिटेड का चेक कर लो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 पॉइंट की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमएसएमई का एडजस्टमेंट, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 23 में आया था, उसमें आपको सबसे पहले माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है वो पता लगाना होगा। माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है? जिनकी प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपए तक है और साथ में उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होना चाहिए, वो माना जाता है माइक्रो एंटरप्राइज। और स्मॉल एंटरप्राइज कौन होता है? जिनका प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ रुपए तक है और जो उनका टर्नओवर है 50 करोड़ रुपए तक है। अब ये प्रोविजन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, अगर आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कुछ सामान खरीदते हो, कुछ सर्विस लेते हो, तो आपको उनको पेमेंट कब तक करना है वो लॉ बता रहा है, ठीक है। तो लॉ सबसे पहले बताता है कि उनको आपको पेमेंट है ना एमएसएमई एक्ट के हिसाब से करना है। अगर आपने एमएसएमई एक्ट के हिसाब से जो ड्यू डेट बोली गई है उस हिसाब से पे कर दोगे ना, एमएसएमई के हिसाब से पे करोगे ना, तो हम आपको अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन देंगे, 2024-25 में डिडक्शन दे देंगे। लेकिन अगर आपने एमएसएमई एक्ट के ड्यू डेट के बाद पे किया तो फिर हम आपको पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन देंगे। यहां पर आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं जाना है, ये चीज दिमाग में रखना। अगर आप एमएसएमई माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कोई सामान खरीदते हो, कोई सर्विस लेते हो, तो आपको एमएसएमई एक्ट के ड्यू डेट के हिसाब से पेमेंट करना है। अगर ड्यू डेट के हिसाब से पे कर दिया तो आपको करंट ईयर में ही डिडक्शन मिल जाएगा 24-25 में, और अगर ड्यू डेट के बाद पे किया तो फिर आपको पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा। तो फिर वो पेमेंट आपका करंट ईयर में भी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर में भी आ सकता है, 24-25 में भी आ सकता है, 25-26 में भी आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि माइक्रो और स्मॉल का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, सर ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट डिपेंड करता है कि बायर और सेलर के बीच में अग्रीमेंट है क्या। अगर बायर और सेलर के बीच में अग्रीमेंट है तो फिर मैक्सिमम 45 डेज के अंदर पे कर देना चाहिए, या अग्रीड पीरियड विच एवर इज अर्लियर। अगर बायर और सेलर ने डिसाइड किया है कि 30 डेज में पे होना चाहिए तो फिर 30 डेज में पे होना चाहिए, फिर 31 डेज नहीं चलेगा। और अगर बायर और सेलर ने डिसाइड किया है कि 70 दिन में पेमेंट होना चाहिए तो फिर 45 डेज में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 45 डेज, और अग्रीड पीरियड विच एवर इज अर्लियर वो हो जाएगी एमएसएमई की ड्यू डेट। अच्छा, और अग्रीमेंट नहीं है तो, अगर अग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच में, तो फिर बाद में आपको उस केस में आपको बायर को 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए। जब भी ट्रांजैक्शन हुआ उसके 15 डेज के अंदर पे कर दोगे तो अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। 15 डेज के बाद पे करोगे तो जब पेमेंट करोगे उस साल में डिडक्शन मिलेगा। तो ये एमएसएमई वाला एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। नेक्स्ट वाला बहुत इजी एडजस्टमेंट है, अगर कोई फिक्स्ड एसेट के लिए गवर्नमेंट या किसी और से कोई सब्सिडी, ग्रांट, रीइंबर्समेंट मिलता है तो आपको क्या करना होता है, बच्चे को पता है, वो आपको एक्चुअल कॉस्ट से माइनस करना होता है एज पर एक्सप्लेनेशन 10-43(1), आपको उसको कॉस्ट ऑफ एसेट से माइनस कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा और उसका पेमेंट अगर एक दिन में एक बंदे को 10,000 रुपए के ऊपर किया तो
तो आप सभी को पता है फिक्स्ड असेट खरीदा, एक दिन में एक बंदे को 10,000 रुपए के ऊपर पेमेंट किया तो आपको 4 मोड में पेमेंट करना है, वरना आपको नॉर्मल और एडिशनल डेप्रिसिएशन दोनों के दोनों नहीं मिलेगा। अकाउंट पे चेक से करना है, अकाउंट पे ड्राफ्ट से करना है, ईसीएस से करना है, सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना है जो गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में डेबिट कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, आईएमपीएस आता है, एनईएफटी आता है, आरटीजीएस आता है, इंटरनेट बैंकिंग आता है, यूपीआई आता है, ये सारी चीजें सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ जाती है। तो आपको अगर 10,000 रुपए के ऊपर एक दिन में एक बंदे को कोई एसेट खरीद के पेमेंट करते हो, आपको ये 4 मोड से पेमेंट करना है, नहीं तो आपको एक्चुअल कॉस्ट में वो नहीं इंक्लूड होगा, और अगर वो एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं हुआ तो फिर आपका नॉर्मल और एडिशनल डेप्रिसिएशन हाथ से गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट है अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024। फाइनेंस एक्ट 2024 में ना सरकार ने 37(1) के अंदर ना एक्सप्लेनेशन 1 में एक एक्स्ट्रा आइटम ऐड किया है। उसमें यह बोला है कि अगर किसी कानून में आपकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है और उसको सेटल करने के लिए अगर आप कुछ पेमेंट करते हो, तो वो किसी कानून के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई कानून में कोई कार्रवाई चल रही है, उसको सेटल करने के लिए अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो यहां पर आपको 37(1) में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहां पर चेक कर लेना, एक बार मैं पढ़ लेता हूं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू सेटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड इन रिलेशन टू कॉन्ट्रावेंशन अंडर सच लॉ एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। ये पॉइंट अभी इन्होंने 2024 में डाला है, फाइनेंस एक्ट 24 में। तो कोई कानून तुमने तोड़ा, उसके अंदर अब उसको सेटल करने के लिए कुछ एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, तो वो एक्सपेंस जो आप इनकर कर रहे हो तो उसका डिडक्शन आपको 37(1) में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वाला, कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर करके जो इनकम कमाते हो वो इनकम पे 10% टैक्स लगता है और उसके ऊपर कोई खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर किया, उससे कोई इनकम कमाई, तो उसके ऊपर 10% टैक्स भर दो। कोई खर्चा अगर किया है तो वो खर्चा डिसला हो जाएगा, खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 115 बीबीजी करके एक सेक्शन है, वहां पर उसका टैक्स लगता है। नेक्स्ट वन, अगर कोई रेगुलराइजेशन फी पे कर रहे हो फॉर वायलेटिंग एनी लॉ, मिसाल के तौर पर सरकार ने आपको बोला था कि आप 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हो, आपने 11 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी, एक फ्लोर एक्स्ट्रा बना दिया तो कानून तोड़ा। अब उसको रेगुलराइज करने के लिए आप रेगुलराइजेशन फी दे रहे हो, तो ये कानून तोड़ने वाली बातें हैं, इनका डिडक्शन आपको इनकम टैक्स लॉ में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप जीएसटी भरने के बदले जीएसटी के लिए बैंक गारंटी दे दोगे सरकार को, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बैंक गारंटी देने का मतलब पेमेंट नहीं होता है, बैंक गारंटी देने का मतलब सिर्फ आश्वासन होता है, अश्योरेंस होता है कि मैं पे करूंगा। अश्योरेंस के बेसिस पर 43B में डिडक्शन नहीं मिलता है, पेमेंट के बेसिस पर 43B में डिडक्शन मिलता है। तो सिर्फ बैंक गारंटी देने से आपको 43B में डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केयरफुली सुनना। एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक जगह उसको बिलोंग करती है, मैं उसका ओनर नहीं हूं, जगह का ओनर स्टेट गवर्नमेंट है। मैंने स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लिया और मैंने बोला मैं यहां पर टेम्पररी जगह बनाना चाहता हूं, उसको बोला जाता है टेनेमेंट्स। क्या बोला जाता है? टेनेमेंट। मैं टेम्पररी घर बनाना चाहता हूं मेरे वर्कर्स के लिए, जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब तक मेरे वर्कर यहां पर रहेंगे, तो उनके लिए मैं टेम्पररी घर बनाना चाहता हूं, तो क्या मुझे उसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ, आंसर इज यस। उसके ऊपर हाई कोर्ट का जजमेंट है, आंसर इज यस। चेक कर लो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनेमेंट्स, टेनेमेंट्स होता है टेम्पररी घर, फॉर वर्कर्स इन बिजनेस वेयर द ओनरशिप लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। उस जगह की ओनरशिप मेरी नहीं है, उस जगह की ओनरशिप सरकार की है, मेरी नहीं है। अगर मेरी होती तो फिर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता। ओनरशिप मेरी नहीं है, ओनरशिप सामने वाले की है, मैं उसकी जगह पे टेम्पररी बना रहा हूं स्ट्रक्चर, फिर चले जाऊंगा तोड़ फोड़ के, बाद में गवर्नमेंट को जो करना है गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो वो एक रेवेन्यू खर्चे की तरह आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, अपफ्रंट डिस्काउंट इंटरेस्ट पेड फॉर अ 5 ईयर डिवेंचर। जरा ध्यान से सुनना प्लीज। आपने ना किसी कंपनी का डिवेंचर इशू किया है, ठीक है, अब आप 5 साल के लिए डिवेंचर इशू किया है, अब एक अपफ्रंट फी दे रहे हो आप। ठीक है, अपफ्रंट मतलब लमसम में इंटरेस्ट पे कर रहे हो अपने किसको? इन्वेस्टर को, लमसम इंटरेस्ट दे रहे हो। ठीक है, अब सब, तो उसका डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा? उसका डिडक्शन आपको एक ही साल में मिल जाएगा, उसको कोई अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लमसम इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि मैंने इंटरेस्ट तो पे कर दिया ना, अपफ्रंट इंटरेस्ट पे कर दिया, मैंने अपफ्रंट पे कर दिया, पूरा का पूरा पे करके मैंने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है, तो उसका मुझे पूरा का पूरा डिडक्शन एक ही झटके में एक ही साल में मिल जाएगा, मुझे उसको 5 साल तक अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट कुछ एडिशनल चीज है जो एक्स्ट्रा चीज है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बल्कि ये नॉलेज है जो आपको सम सॉल्व करने में काम आएगा। सबसे पहले फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट बदल गया है, फाइनेंस एक्ट 2024 से 35% हो गया है, प्लस सरचार्ज कब लगता है उनको? अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ तक है तो 2% सरचार्ज लगेगा, और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम है
तो 5% सरचार्ज लगेगा, ये उनका सरचार्ज का क्राइटेरिया है, और 4% का उनको सेस लग जाता है हमेशा, ठीक है। अब डोमेस्टिक कंपनी में 2 डोमेस्टिक कंपनी की बात करना पड़ेगा, इनफैक्ट 3 डोमेस्टिक कंपनी की, एक नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी, एक जो 115BAA फॉलो करती है, और एक जो 115BAB फॉलो करती है। तो सबसे पहले नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी का क्या टैक्स रेट है, अगर उसके पिछले के पिछले साल का टर्नओवर, अभी हम लोग कौन से साल का इनकम टैक्स निकालने वाले हैं, प्रीवियस ईयर 24-25, तो पिछले का पिछला साल कौन सा हो गया, 22-23, 22-23, पिछले के पिछले साल का टर्नओवर 400 करोड़ तक है, तो आपका टैक्स हो जाएगा 25%, और अगर पिछले के पिछले साल का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो आपका टैक्स हो जाएगा 30%। सर एग्जैक्ट 400 करोड़ है तो एग्जैक्ट 400 करोड़ है तो 25% होगा, 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30% हो जाएगा। और डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज कितना है, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम कमा रहे हो तो 7% सरचार्ज, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा इनकम कमा रहे हो तो 12% सरचार्ज लग जाएगा टोटल टैक्स के ऊपर, ठीक है। अब 115BAA कंपनी है तो वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या टैक्स रेट है, उसके लिए पहले तो 22% नॉर्मल टैक्स रेट है, नॉर्मल इनकम पे 22% टैक्स लगेगा, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट का टैक्स लगेगा, प्लस सरचार्ज हमेशा लगेगा, हमेशा लगेगा, हमेशा। यहां पर सरचार्ज इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, आप 10 लाख कमाओ, 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, 10% फ्लैट सरचार्ज है आपके लिए, 4% सेस हमेशा एप्लीकेबल है। और 115BAB वालों के लिए मल्टीपल रेट्स एप्लीकेबल है। BAB वालों के लिए मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी की जो इनकम होगी, मैन्युफैक्चरिंग करके या पावर जनरेशन करके जो इनकम होगी उस पे 15% टैक्स लगेगा। बाकी जो अदर इनकम्स होगी जिसपे कोई स्पेशल रेट नहीं लगता है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, जैसे डिविडेंड की इनकम, ये स्पेशल रेट पे नहीं आती है ना, नॉर्मल रेट पे, तो उस पे 22% टैक्स है, लेकिन उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि एक एडजस्टमेंट में मैंने आपको बताया था, हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट करते हो तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, डिविडेंड के ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फ्लैट 22% पे टैक्स लगेगा। और डेप्रीसिएबल असेट और अदर देन एसटीसीजी ऑन डेप्रीसिएबल असेट एंड एसटीसीजी ऑन अदर असेट, ये भी मैंने आपको ऊपर एडजस्टमेंट में बताया था। एसटीसीजी ऑन डेप्रीसिएबल असेट पे 15% टैक्स लगता है, एसटीसीजी ऑन अदर असेट्स पे 22% टैक्स लगता है। डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग का जो एडजस्टमेंट होगा उस पे आपको 30% का टैक्स लग जाएगा। तो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के एडजस्टमेंट पे फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा। यहां पर भी आपको 10% का सरचार्ज है, 4% का सेस है, सरचार्ज यहां पर भी इसकी तरह हमेशा लगेगा 10% सरचार्ज, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, कितना इनकम कमाते हो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, हमेशा 10% सरचार्ज है, और 4% का सेस हमेशा लगेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन के अंदर बहुत केयरफुली देखना, कभी कभी वो लोग बोलते हैं क्वेश्चन में कंप्यूट टोटल इनकम, तो सिर्फ टोटल इनकम निकालो, टैक्स वैक्स निकालने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वो लोग बोलते हैं कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, तो फिर उसमें आपको टोटल इनकम भी निकालना होगा और टैक्स भी निकालना होगा। लेकिन अगर वो लोग बोलेंगे कंप्यूट टैक्स पेबल, तो पेबल और लायबिलिटी में डिफरेंस होता है। पेबल जब बोलेंगे ना तो तब आपको टैक्स निकाल के उसमें से टीडीएस और टीसीएस और एडवांस टैक्स का क्रेडिट लेकर कितना बैलेंस बचता है वो पता लगाना पड़ता है। जब लायबिलिटी पूछेंगे तो टैक्स निकाल के छोड़ दो, जब पेबल पूछेंगे तो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स ये सब माइनस करके जो बैलेंस बचता है वो आपका टैक्स से पेबल होता है। ये छोटी छोटी चीज एग्जाम में बहुत मैटर करती है, एग्जामिनर को यह दर्शाती है कि आपने कितना डीप में पढ़ के आया है सब्जेक्ट। डायरेक्ट टैक्स एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए तो नया बिल आ रहा है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए। तो देयरफॉर आप लोगों को इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअली और डिटेल में पढ़ना चाहिए। अगर आप डिटेल में डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ोगे तो आपकी बैंड बच जाएगी। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं ये सब बोलने से, क्योंकि मुझे आपको सही रास्ता बताना है। सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से आप डायरेक्ट टैक्स क्रैक नहीं कर सकते हो, आपको बहुत डीप में पढ़ना चाहिए। अभी भी आपके पास बहुत समय है, जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं अभी और लगभग 2.5 महीने से ज्यादा समय बचा हुआ है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं डीप में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, सिर्फ 2-4 रिवीजन वीडियो किसी के देखकर रिवाइज कर मत कर लो, सिर्फ 2-4 क्वेश्चंस करके रिवाइज मत कर लो, आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है। नवंबर 24 से इंस्टीट्यूट ने बता दिया कि अब से हम पेपर आसान नहीं पूछेंगे, कॉन्सेप्चुअल पूछेंगे। जो हक है उनका, पूछना भी चाहिए। आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो हेल्प हुआ होगा। मैं आगे भी आप लोगों के सब्जेक्ट को आसान करने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, जो हो सकता है मैं वो पूरा का पूरा करूंगा। बस इतना याद रखना, अगले कुछ 10-15 दिन तक मैं नहीं हूं इंडिया में, बाहर जा रहा हूं, तो अगले 10-15 दिन तक मैं कुछ वीडियोस नहीं डालूंगा। अभी मैं जो भी डालूंगा और डायरेक्टली 1 मार्च से डालना शुरू करूंगा। 1 मार्च से मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू के वीडियो, बचे हुए रिवीजन वीडियोस, पास्ट आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर कंपाइलेशन, वो सब मैं डेली बेसिस पे लग जाऊंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। मैं अगले महीने नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि अगले महीने एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम नजदीक आ जाए, इसलिए मैं अभी कुछ काम से जा रहा हूं
वो काम खत्म करके आ जाऊंगा। उससे पहले मैंने सफिशिएंट चीजें आप लोगों के लिए डाल दी है, तब तक आप वो सारी चीजें देखो, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। इसका पीडीएफ मैंने नीचे देखो कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट ले लो, अच्छे से इसको 2-4 बार रिवाइज करो, 2-4 बार मेरा वीडियो देखो, आपको अच्छे से पहला क्वेश्चन एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। बाय बाय ऑल ऑफ यू।